हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पैसिव एंड एक्टिव आर्टिकुलेटर्स, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग स्पीच साउंड्स एंड वावेल एंड कॉन्सोनेंट को डिस्कस किया जाएगा। और दोस्तों, ये मेक 4 के ब्लॉक 3 की यूनिट 1 से यूनिट 1 की पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स पे वीडियो बना दिया है जो यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है। अगर आप उन सब वीडियो को सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर वो टाइटल टाइप कीजिए और एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी। और अगर आप ये जो भी वीडियोस हैं, अगर आप इनका ये प्रेजेंटेशन की अगर आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए और वहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है, वहाँ सर्च ऑप्शन में जाकर आप टाइटल को टाइप कीजिए तो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो पैसिव एंड एक्टिव आर्टिकुलेटर्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिकुलेटर्स होते क्या हैं। तो हम जानते हैं कि जो भी हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जो भी एयर हमारे लंग्स से, थ्रोट से और फिर माउथ से होते हुए आउटर एटमॉस्फेयर में आती है, तो हमारे जो ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच हैं उनसे मॉडिफाई होकर आती है। तो जो ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच है उन्हीं को आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। कुछ ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच जो पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं और कुछ एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं। तो आर्टिकुलेटर्स मीन्स हमारी मुंह के पार्ट जो हवा को, जो एयर को किसी न किसी तरह से मॉडिफाई करते हैं, जो किसी भी साउंड को जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, तो उनको आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। तो 2 टाइप के आर्टिकुलेटर्स होते हैं। पहला क्या है? एक्टिव आर्टिकुलेटर्स, देन पैसिव आर्टिकुलेटर्स। तो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स आर दोज ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच दैट कैन मूव, सॉरी, यानी जो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं वो मूव कर सकते हैं। जैसे हमारी टंग है, हमारी टंग क्या मूव कर सकती है, हमारा लोअर लिप है वो भी मूव कर सकता है, तो उसको इनको एक्टिव आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। और पैसिव आर्टिकुलेटर्स और दोज ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच दैट कैन नॉट मूव। और जो पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, उनको पैसिव आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। जैसे हमारा अपर टीथ है, हमारा हार्ड पैलेट है, तो इन सबको क्या कहते हैं? पैसिव आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। In the production of speech sounds, the active articulators move from their position towards the passive articulators. तो किसी भी स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं वो अपनी जगह से पैसिव आर्टिकुलेटर्स की तरफ जाते हैं, तब जाके कोई भी साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रोडक्शन ऑफ द लाइक टा, ड, सा, ना साउंड्स, द टिप एंड ब्लेड ऑफ टंग मूव फ्रॉम देयर पोजिशन अगेंस्ट द टीथ रिज। अब यहाँ पर जब हम अगर टा को बोलते हैं तो हमारी टिप ऑफ द टंग है, जो हमारी टंग क्या है? एक एक्टिव आर्टिकुलेटर है, ये टीथ रिज की तरफ जाती है। ये टीथ रिज हमारा क्या है? पैसिव आर्टिकुलेटर है, इसलिए हम टा प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से डा या सा है या ना है, तो इस तरह से हमारे टीथ रिज या हमारा जो ब्लेड या हमारी टंग जो क्या है? एक एक्टिव आर्टिकुलेटर है, ये पैसिव आर्टिकुलेटर की तरफ मूव करती है, तो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द लोअर जा इज मूवेबल वाइल द अपर जा इज नॉट, यानी हमारा जो लोअर जा होता है वो क्या मूव करता है और अपर जा होता है तो मूव नहीं करता है। इसलिए हमारा जो लोअर जा है वो क्या है? एक्टिव आर्टिकुलेटर है, और जो अपर जा है वो पैसिव आर्टिकुलेटर है। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स आर लोकेटेड मोस्टली इन द लोअर जा। तो लोअर जा में ज़्यादातर एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, जो लोअर लिप है या लोअर टीथ है या फिर हमारी टंग है, सब क्या लोअर जा में है। तो ये मोस्टली जो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं वो लोअर जा में होते हैं, एंड द पैसिव आर्टिकुलेटर्स इन द अपर जा। और मोस्टली जो पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं वो किसमें? अपर जा में। जैसे अपर लिप है, अपर टीथ है, टीथ रिज है, हार्ड पैलेट है, ये सब क्या है? पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं, ये हमारे अपर जा में हैं। देयर इज हाउएवर एन एक्सेप्शन टू दिस, मगर इसमें एक एक्सेप्शन है। इसका मतलब नहीं कि जितने भी हमारे अपर जा में जितने भी आर्टिकुलेटर्स हैं सारे के सारे पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं क्या है। द सॉफ्ट पैलेट इज बोथ एन एक्टिव एंड अ पैसिव आर्टिकुलेटर। जो सॉफ्ट पैलेट है हमारा, या जो हमारा वीलम है, और वो क्या है? जो है एक्टिव आर्टिकुलेटर भी है और पैसिव आर्टिकुलेटर भी है। और हमारा सॉफ्ट पैलेट किसमें होता है? अपर जा में होता है। When it is raised to shut the nasal passage of air
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओरल साउंड्स इट इज़ एन एक्टिव आर्टिकुलेटर। और जब हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है जब वो ऊपर को जाता है और ऊपर के जाने की वजह से क्या होता है, जो नेजल पैसेज होता है वो क्लोज हो जाता है और एयर हमारे ओरल पैसेज से यानी हमारे मुंह से बाहर आती है तो हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है वो क्या होता है, हमारा एक्टिव आर्टिकुलेटर होता है। और when the back of the tongue is raised and makes contact with the velum, velum means soft palate, to produce sounds such as k and g, the velum is passive articulator। अब वही velum वही soft palate passive articulator हो जाता है कब, जब हमारे बैक ऑफ द टंग जो बैक ऑफ द टंग है वो ऊपर जाकर उसको विलम को टच करती है और फिर क्या साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, क एंड गा। आप देख लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, जब हम क या गा बोलते हैं तो हमारी बैक ऑफ द टंग सॉफ्ट पैलेट को विलम को टच करती है। तो इसमें क और ग जब बोलते हुए हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है वो पैसिव रहता है, हमारी बैक ऑफ द टंग जो होती है वो एक्टिव होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा विलम या सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, पैसिव आर्टिकुलेटर होता है। तो यानी एक विलम या सॉफ्ट पैलेट ये ऐसा है जो एक्टिव आर्टिकुलेटर भी एज एन एक्टिव आर्टिकुलेटर भी वर्क करता है और एज अ पैसिव आर्टिकुलेटर भी। डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग स्पीच साउंड। यहाँ पे स्पीच साउंड को डिस्क्राइब करने से मतलब ये है कि कैसे जो है ये स्पीच साउंड जो हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम आर्टिकुलेट करते हैं उसका मकसद क्या होता है और ये कैसे अपने मैसेज को कन्वे करता है, किन किन स्टेजेस से होकर ये जाता है। नॉर्मली when we produce a speech sound we intend to transmit it so that it is heard। तो हम कुछ भी जब बोलते हैं तो हमारा बोलने का जो है इंटेंशन क्या होता है, यही होता है कि हमारी बात को सुनी जाए, हम जो कहना चाहते हैं लोग उसको सुने, उसको समझे, हमारा इंटेंशन वही होता है। देयरफॉर इसलिए अ स्पीच साउंड कैन बी स्टडीड एट 3 स्टेजेस। तो स्पीच साउंड को 3 स्टेजेस में स्टडी किया जा सकता है। पहला क्या, प्रोडक्शन स्टेज में हम कैसे किसी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा क्या है, ट्रांसमिशन स्टेज, यानी कैसे वो साउंड जो है भेजा जाता है, कैसे वो साउंड जो ट्रैवल करता है लिसनर के पास। और तीसरा क्या है, रिसेप्शन स्टेज, यानी कैसे वो साउंड रिसीव किया जाता है या कैसे वो साउंड सुना जाता है या कैसे जो है मैसेज जो सुनने वाला होता है वहाँ तक पहुँचता है, वो कैसे साउंड को सुनता है। और इसी को हम आर्टिकुलेटरी टर्म्स भी कह सकते हैं, अकूस्टिक टर्म्स भी कह सकते हैं और ऑडिटरी टर्म्स भी कह सकते हैं। आर्टिकुलेटरी टर्म्स वही है यानी हम कैसे किसी साउंड को आर्टिकुलेट करते हैं, अकूस्टिक टर्म वही है कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है यानी कैसे वो साउंड जो है ट्रैवल करता हुआ जाता है लिसनर के पास, और ऑडिटरी टर्म्स वही होता है यानी कैसे उसको जो है सुना जाता है, कैसे मैसेज को जो है लिसनर के पास तक पहुंचता है। तो इस तरह से जो है स्पीच साउंड को डिस्क्राइब और क्लासिफाई किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वावल एंड कॉन्सोनेंट। इसमें चूंकि जैसा जो कुछ भी हमारे मेग 4 के ब्लॉक 3 की यूनिट 1 में जो कुछ भी है मैं इतना ही मेंशन कर रहा हूँ। हालांकि वावल एंड कॉन्सोनेंट एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, वो भी हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ पर देखते हैं अभी वावल और कॉन्सोनेंट होता क्या है। तो लेटर जैसे हम जानते हैं, हमने बचपन से पढ़ा है उसको कि ए ई आई ओ यू क्या है, सब जो है वावल लेटर्स हैं, और जो बचे हुए लेटर्स हैं उसके अलावा 21 वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, सभी कॉन्सोनेंट हैं। वावल एंड कॉन्सोनेंट आर डिफाइंड इन फोनेटिक एंड लिंग्विस्टिक टर्म्स। अब हम इनको जो है फोनेटिक और लिंग्विस्टिक टर्म्स में डिफाइन करते हैं कि फोनेटिक टर्म में क्या होता है और लिंग्विस्टिक टर्म में क्या होता है। एंड व्हेन वी डिफाइन देम इन फोनेटिक टर्म्स वी डू सो विद रेफरेंस टू देयर प्रोडक्शन। अगर हम जब फोनेटिक टर्म्स की बात करते हैं तो हम इन साउंड्स के प्रोडक्शन की बात करते हैं कि कैसे इन साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। और जब हम लिंग्विस्टिक टर्म्स की बात करते हैं तो इसके फंक्शन की बात करते हैं कि कैसे ये साउंड किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, पहला क्या है फोनेटिक टर्म्स और दूसरा क्या है लिंग्विस्टिक टर्म्स। जब हम फोनेटिक टर्म्स को रिफर करते हैं तो इसका मतलब कि ये प्रोडक्शन को रिफर करता है किसी भी साउंड के,
और जब हम लिंग्विस्टिक टर्म को रिफर करते हैं, इसका मतलब कि यह किसी भी साउंड के फंक्शन को रिफर करता है। आगे हम देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं, इन फोनेटिक टर्म्स अ वावेल इज अ साउंड फॉर हुज प्रोडक्शन द ओरल पैसेज इज अनऑब्स्ट्रक्टेड। अब फोनेटिक टर्म्स जैसे कि हम जिसमें प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इन फोनेटिक टर्म्स वावेल क्या है, जिनके प्रोडक्शन में ओरल पैसेज इज अनऑब्स्ट्रक्टेड, यानी हम जानते हैं कि किसी भी साउंड को आर्टिकुलेट करने के लिए हमें एयर स्ट्रीम या एयर की ज़रूरत होती है, और ये एयर हमारे लंग से, थ्रोट से और मुंह से होते हुए आउटर एटमॉस्फेयर में आती है। तो जब ये साउंड को प्रोड्यूस करते हुए अगर हमारा जो ओरल पैसेज है वो क्या है, अनऑब्स्ट्रक्टेड है, यानी जो हमारी एयर स्ट्रीम है वो हमारे ओरल पैसेज में यानी हमारे मुंह में कहीं भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, कहीं भी उसमें स्टॉपेज नहीं होता है, यानी एयर जो है एक फ्लो के साथ आउटर एटमॉस्फेयर में आती है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, वावेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। So that the air can flow from the lungs to the lips and beyond without being stopped or without having to squeeze। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो है ये जो हमारा ओरल पैसेज है, क्या इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, तो इसकी वजह से जो हवा हमारे लंग से, थ्रोट से, मुंह से होते हुए बाहर आती है, उसमें किसी भी तरह का स्टॉपेज नहीं होता है, उसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, और इसलिए हम क्या करते हैं, वावेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और जब हम कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अ कॉन्सोनेंट ऑन द अदर हैंड इज अ साउंड फॉर हुज प्रोडक्शन द एयर करंट इज कम्प्लीटली स्टॉप्ड। जब हम किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, तो जो हमारा एयर करंट या एयर स्ट्रीम होती है या एयर होती है, जो हमारे लंग, थ्रोट से होते हुए, मुंह से होते हुए बाहर आती है आउटर एटमॉस्फेयर में, उसमें क्या होता है, कभी कभी वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है मुंह में, और कभी कभी क्या होता है, एक नैरो कंस्ट्रिक्शन होता है, और जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन सा साउंड सुनने में आता है। अब हम जो है एक एग्जांपल आपको देकर यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है वावेल लेटर्स का। अगर आप ए, ई, आई, ओ, यू अगर आप इसको प्रोड्यूस करते हैं, अगर आप इसको आर्टिकुलेट करते हैं, तो आप फील करेंगे कि एयर डायरेक्टली आपके थ्रोट से होते हुए, मुंह से होते हुए आउटर एटमॉस्फेयर में आ जाती है। इसमें किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल या स्टॉपेज नहीं होता है हमारे मुंह में। मगर जब आप कॉन्सोनेंट लेटर्स प्रोड्यूस करते हैं या आर्टिकुलेट करते हैं, जैसे बा है, टा है, का है, गा है, डा है, सा है, या उसको बी, टी, के जो भी कह सकते हैं, तो जब अगर सपोज कीजिए आप अगर बा बोलते हैं, तो जब बा बोलते हैं तो हमारे दोनों लिप्स मिल जाते हैं, हवा जो है हमारे मुंह में स्टॉप हो जाती है और फिर सडनली वो रिलीज होती है। इसका मतलब कि इसमें जो एयर फ्लो में एक स्टॉपेज आता है। और अगर आप टा बोलते हैं तो हमारा जो हमारा टिप ऑफ द टंग है वो कहाँ जाता है, टीथ रिच को जाकर मिलता है, फिर जो एयर फ्लो में एक तरह का स्टॉपेज आता है, तो हम जो है टा बोलते हैं। का आप देख लीजिए, हमारी जो बैक ऑफ द टंग है वो सॉफ्ट पैलेट को टच करती है और जिससे हवा में एक स्टॉपेज आ जाता है। आप सा अगर प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो टिप ऑफ द टंग है वो बहुत ही क्लोज जाती है टीथ के, अपर टीथ के पास, तो इससे हम सा एक फ्रिक्शन के साथ साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड को या कॉन्सोनेंट लेटर को प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे जो भी एयर स्ट्रीम है या एयर जो हमारे लंग से, थ्रोट से, माउथ से होते हुए आउटर एटमॉस्फेयर में आती है, उसके फ्लो में कहीं ना कोई ऑब्स्टेकल होता है, कोई ना कोई फ्रिक्शन होता है। मगर जब हम वावेल लेटर को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके फ्लो में कोई भी ऑब्स्टेकल या स्टॉपेज नहीं होता है। ये तो फोनेटिक टर्म्स के अकॉर्डिंग था, यानी फोनेटिक टर्म्स के अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लिंग्विस्टिक टर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, यानी फंक्शन। तो जो लेटर फंक्शन उनका क्या है, इन लिंग्विस्टिक टर्म्स द फंक्शन ऑफ अ साउंड इज इन अ गिवन लैंग्वेज इज स्टडीड। अब लिंग्विस्टिक टर्म्स में जैसा कि मैंने पहले कहा है कि किसी भी लैंग्वेज के साउंड के फंक्शन को जो है स्टडी किया जाता है। For example, in linguistic terms, the initial sounds in the words L and wind. Initial sound क्या है, या है L में, and wind में क्या है, वाह है।
फंक्शन एज कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब यहाँ पर देखिए, जब हम जो है फोनेटिक टर्म्स की बात करते हैं तो हम उसमें प्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा है। और उसमें जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया है कि जब एयर स्ट्रीम या एयर हमारे लंग से आती है, थ्रोट से होते हुए, मुंह से होते हुए आउटर एटमॉस्फेयर में आती है, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी स्टॉपेज नहीं होता है तो वावेल साउंड होता है। और आप यहाँ पर देखेंगे इसमें जो पहला साउंड है एल में या है, और विंड में जो पहला साउंड है वाह है। तो या और वाह को आप देखेंगे तो इसमें भी हवा में किसी भी तरह का स्टॉपेज नहीं होता है, एयर फ्लो में, एयर स्ट्रीम में किसी भी तरह का स्टॉपेज नहीं होता है। तो ये क्या होना चाहिए, ये वावेल साउंड होना चाहिए, जैसा कि पहले मैंने बताया है। मगर ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अब यहाँ पर हम प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जो है फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जैसा कि जब हम फोनेटिक टर्म्स में देखते हैं तो प्रोडक्शन की बात होती है, और लिंग्विस्टिक टर्म्स में हम देखते हैं तो फंक्शन की बात होती है। तो इसलिए अब अगर आप लिंग्विस्टिक टर्म्स में देखते हैं तो या और वाह साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है और वावेल साउंड नहीं है। इन फोनेटिक टर्म्स लेटर या लेटर वाई एंड डब्ल्यू, या हम साउंड कह सकते हैं या एंड वाह, शुड बी रिगार्डेड एज वावेल्स। जैसा कि मैंने अभी कहा, फोनेटिक टर्म्स में ये या और वाह, यानी अगर हम इसके साउंड की बात करें तो ये या और वाह साउंड बोला जाएगा। तो ये क्या है, एक जो है वावेल साउंड होना चाहिए, क्योंकि इनके फ्लो में किसी भी तरह का स्टॉपेज या ऑब्स्टेकल नहीं आता है। मगर ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, बिकॉज देयर इज नो ऑब्स्टेकल ऑफ फ्रिक्शन वाइल प्रोड्यूसिंग दीज साउंड्स। तो वही यहाँ पे कहा जाता है कि फोनेटिक टर्म्स में ये जो है ये या और वाह साउंड जो है ये वावेल साउंड होना चाहिए। मगर लिंग्विस्टिक टर्म्स में अभी हम फंक्शन पे जो है कंसंट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ये या एंड वाह दोनों कॉन्सोनेंट साउंड्स कंसीडर किए जाते हैं।